Club societies and charitable institutions. Club societies and charitable institutions. So we all know that what are the charitable institutions? Their main purpose is not to earn the profit, but they want to do the social welfare, right? So in this topic, we are going to understand that how banks are going to deal with club societies and charitable institutions. Clear है? अब यहाँ पर आपका क्लब सोसाइटी, फिर आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है? लाइब्रेरीज हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सारे के सारे सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एंगेज नहीं है, बट दे आर ऑल्सो डूइंग द सोशल वेलफेयर एज वेल एज दे आर मेंटेनिंग देयर अकाउंट इन द बैंक. अब बैंक को क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, व्हाट आर द प्रिकॉशंस द बैंक हैव टू टेक बिफोर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और वी कैन से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज. ठीक है? फर्स्ट वन इज द सोसाइटी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड. इफ अगर कोई भी सोसाइटी है, जैसे कोऑपरेटिव क्या है, सोसाइटी है ना? क्लब्स, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज होते हैं. तो जो सोसाइटी है दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि वो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज एक्ट. आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. यानी अगर कोई भी सोसाइटीज है तो ऐसे सिचुएशन में उन सोसाइटीज को कैसे रजिस्टर होना है, रजिस्ट्रेशन होना है उनका 1860, द सोसाइटीज एक्ट 1860 से उनको क्या होना है, रजिस्टर्ड होना है. ठीक है? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ओके, नाउ some institutions are also incorporated under the Companies Act 1956, but like partnership and sole proprietorship, if they are not registered, अगर वो registered नहीं है तो चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होना चाहिए with these kind of basically society. Charitable institution, clubs, societies, schools, colleges बहुत सारे हैं, ठीक है, who are basically maintaining the bank account. कुछ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में रजिस्टर्ड होने चाहिए, और कुछ होने चाहिए आपके कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में. और बहुत सारे जो आपके ये इस टाइप के एसोसिएशंस होते हैं, दे आर आल्सो रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1909. तो लगभग यहाँ पर मान के चलो कि किसी ना किसी एक्ट के थ्रू क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए. तो सोसाइटीज एक्ट के थ्रू, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू, या फिर कंपनीज एक्ट के थ्रू. बैंकर को ये चीज देखना है कि जो एप्लीकेंट सोसाइटी है जिसका वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो दैट इज अ इलीगल सोसाइटी. तो ऐसे केस में अगर बैंक कल को केस भी करेगा वैसे सोसाइटी पे, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है? तो बैंकर शुड देयरफॉर इंश्योर दैट द एप्लीकेंट सोसाइटी जो है आपका, दैट इज प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड बॉडी. क्लियर है? रूल्स एंड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी की अगर हम बात करें, क्लब सोसाइटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में लिख लीजिएगा, इसमें लिखिए क्लब सोसाइटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में लिखिएगा, they are not engaged in the trading activities, they are not engaged in the trading activities. ठीक है? They are not basically for the profit earning, they are not engaged in the trading activities, and they are not 100% engaged for the profit earning. ठीक है? And what precautions banks are going to take while dealing with these kind of society? The first point है कि bank should observe, or bank should clarify that the society must be incorporated. This one is the first point. This one is the first point. Okay. So the first point is the society must be incorporated. मतलब society क्या होना चाहिए, registered होना चाहिए. First point. The second one is rules and bylaws of the society. Rules and bylaws of the society. Rules and bylaws of the society. ठीक है? Second, ये जो आपके प्रिकॉशन का सेकेंड पॉइंट है, रूल्स एंड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी.
अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो गवर्न किसके द्वारा होता है? बाय प्रोविजन और द एक्ट। जिसके थ्रू भी रजिस्टर्ड होगा उसके थ्रू वो गवर्न होगा, यानी जितने भी प्रोविजंस होंगे वो उस हिसाब से चलेंगे जिस एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। लेकिन इट मे हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अपने ऑफिस का, अपने सोसाइटी का रूल रेगुलेशन भी वो फॉलो करेंगे। Whatever is mentioned in the act, they are following that, as well as maybe they have their own constitution or they have their own rule and regulation, or we can say they have their charter or memorandum of association वगैरह, जो भी है उनका खुद का भी हो सकता है। जो किस चीज के लिए जरूरत है? उनको अपने एक्टिविटीज को रन करने के लिए, चलाने के लिए। Whatever is mentioned, कि अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो इलीगल हो जाएगा, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर जो भी चीज आपकी बोल सकते हैं एक्ट में मेंशन है वो तो फॉलो करना ही करना है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्ट, whatever is mentioned, right? Either you registered your society under the Companies Act, either you registered your society according to the Societies Act, किसी के भी थ्रू रहेगा, उसके प्रावधान और प्रोविजन से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन खुद का भी रूल रेगुलेशन और मैनेजमेंट का प्रोसीजर बना सकते हैं, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द सेम, जो भी आपका रूल रेगुलेशन और प्रोविजंस है, ठीक है, उसका कॉपी जो फर्निश किया गया है सोसाइटी के द्वारा, यानी बनाया गया है, दैट मस्ट बी शेयर विद द बैंक, ठीक है, मस्ट बी शेयर विद द बैंकर, and who is managing the affairs of that society, their name should be mentioned in that particular copy. समझ में आया कॉन्सेप्ट कि एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, वो सारे प्रोविजंस तो हम फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें हैं, बट whatever is the charter and if you have memorandum of association in your society, just you need to give the copy of that or submit that copy in the bank, right? And in that everything is mentioned that who is going to see the affair of that society, ठीक है। तो banker should ensure that who is basically following, मतलब who is the responsible person who is going to operate the bank, ठीक है, who is responsible for managing the society. तो banker should observe those person as well. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लास क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, resolution of the managing committee. Third precaution is resolution of the managing committee. पहला दूसरा समझ में आ गया? Third, resolution of managing committee. For opening the bank account, क्या चीज ओपन करना है? बैंक अकाउंट ओपन करना है। The managing committee of the society must pass the resolution, and the resolution is always passed in meetings. किसमें पास होता है resolution? मीटिंग में। तो यहाँ पर अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, वी आर पासिंग द रेजोल्यूशन फॉर दैट कि हु इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग। द सेम थिंग इज हैपेंड विद दीज सोसाइटीज एज वेल, ठीक है। फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी को मैनेज करा, जो भी कमिटी उनके मतलब सोसाइटी में है, वो रेजोल्यूशन को पास करेगा, अपॉइंट करेगा बैंक कंसर्न एज बैंकर ऑफ द सोसाइटी, यानी कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। मेंशन करना है उन लोगों का नाम, मेंशन द नेम और नेम्स ऑफ द पर्सन और पर्संस, यानी कि नाम आप मेंशन कीजिए। who is basically authorized to operate the account, यानी कि जिसको ऑथराइजेशन मिला है किस चीज के लिए, ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को, वो। और उसके अलावा गिविंग एनी अदर डायरेक्शंस फॉर ऑपरेशन ऑफ सेड अकाउंट, यानी कि अगर सोसाइटी चाहती है, कोई भी कंडीशन अप्लाई करना चाहती है बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने में, तो वो भी आप मेंशन करोगे उसी रेजोल्यूशन में। So in the resolution, the committee is going to decide about that in which bank they are going to open the account, first thing. Second thing, who is going to operate the account, यानी the name of the person, if there is a single person, name of the person, otherwise अगर एक से ज्यादा है तो they can also mention those name of those people, right? And the third one, that if you want to give any direction, specification if you want to give, यानी सोसाइटी को कोई स्पेसिफिकेशन देता है बैंक को, तो उसको भी मेंशन आप उसी रेजोल्यूशन में कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ठीक है। और इसी कॉपी, इस रेजोल्यूशन को जो कॉपी है वो आप बैंक को जाकर के दोगे,
क्लियर हो गई बात? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी क्लियर हो गया. द सोसाइटी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, क्लियर है. सेकेंड वन इज रूल्स एंड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, क्लियर है. थर्ड, रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, क्लियर है. Next one is a borrowing power of the society. What is the meaning of borrowing power? That is, it means loan लेना, ठीक है, लोन वगैरह लेना. So in the case of the registered society, अगर registered society है तो if they want to borrow, that the borrowing power must be mentioned in the charter. जो उनका चार्टर है या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर उनका चार्टर है तो उसमें उस चीज को आपको मेंशन करना है. और बोरोइंग जो है वो किस तरीके से बोरो करना है, कितना अमाउंट बोरो करना है, क्या चीज मॉर्टगेज में हम रख सकते हैं फॉर बोरोइंग, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड प्रॉपरली इन द चार्टर. क्लियर है? सो बोरोइंग पावर इज डिसाइडेड ऑफ योर सोसाइटी इन द चार्टर, ठीक है. और वो अगर कोई रिजोल्यूशन अगर आप पास करते हो, मान लो कि बोरोइंग के बारे में कुछ मेंशन आपने नहीं कर रखा है चार्टर में या अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी है उसमें अगर आपने मेंशन नहीं कर रखा है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, दैट यू कैन पास द रिजोल्यूशन फॉर बोरोइंग एज वेल. यानी कि उसके बाद रिजोल्यूशन में आप पास करोगे मैनेजिंग कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, और आप ये भी चीज अपने बोरोइंग के बारे में भी जो आपने कॉपी रिजोल्यूशन रेडी किया हुआ है, यू आर गोइंग टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट इन द बैंक. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सो a resolution must be passed by the managing committee for this purpose of borrowing and thereof submit that copy in the bank. यानी फिर बैंक में क्या करना है? सबमिट करना है. क्लियर होगी बात? समझ में आ गई यहां तक? फोर्थ पॉइंट एवरीवन क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, डेथ और रेजिग्नेशन. डेथ और रेजिग्नेशन, नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट प्रिकॉशन, सॉरी. The society must be incorporated, rules and bylaws of the society, resolution of the managing committee, borrowing power of the society, and the next one is death or resignation. ठीक है. In the case of person authorized to operate, अगर कोई केस है जहां पर पर्सन जिसको ऑथराइजेशन हमने दे रखा था क्या चीज ऑपरेट करने के लिए, बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, या मतलब सोसाइटी ने अपने बिहाफ में किसको मतलब दे रखा था किसी पर्सन को, और वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो पर्सन सोसाइटी को छोड़कर चला जाता है, क्विट कर लेता है, रिजाइन दे देता है, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में बैंकर जो है वो तुरंत से स्टॉप कर देगा सारे ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटीज अकाउंट. यानी सोसाइटी अकाउंट के जितने भी आपके ऑपरेशन है दैट विल बी स्टॉप्ड. क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. टिल द सोसाइटी नॉमिनेट द अनदर पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट. और वो कब तक के लिए होगा? जब तक कोई दूसरा पर्सन जो रिजाइन करके गया उसके बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन या जिसकी डेथ हुई उसके बिहाफ में दूसरा पर्सन जब तक आप अपॉइंट नहीं करते हो तब तक के लिए क्या सिचुएशन होगा? तब तक बैंक अकाउंट बिल्कुल पूरा तरीके से स्टॉप कर दिया जाएगा. क्लियर होगी बात? चलिए, केयर टू बी एक्सरसाइज इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट के सेंस में क्या केयर करना है सोसाइटी के बिहाफ में? देखिए, इफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट, यानी जो भी सोसाइटी के अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, जिसको ऑथोरिटी मिला हुआ है, दैट पर्सन हैव देयर पर्सनल अकाउंट विद द सेम ब्रांच ऑफ दैट बैंक. यानी अगर मान लो कि कोई एबीसी सोसाइटी है और एबीसी सोसाइटी में अगर किसी एक्स पर्सन को ऑथोरिटी मिला और इसी एक्स पर्सन का जो ब्रांच है कोई XYZ ब्रांच में सोसाइटी का भी ब्रांच है और इसका पर्सनल भी अकाउंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या केयर दिखाना है बैंक को? ठीक है, अगर सेम ब्रांच में उसी बैंक के ब्रांच में जिसमें सोसाइटी का अकाउंट है उसमें ऑथराइज्ड पर्सन का भी अकाउंट है, तो बैंकर का ऑब्लिगेशन क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको इंश्योर करना है कि जो भी फंड सोसाइटी के लिए आ रहे हैं वो उस पर्सन यानी ऑथराइज्ड पर्सन के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए. आई बात समझ में? यानी द बैंकर आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट द फंड्स ऑफ द सोसाइटी are not being credited to the personal account of the said person or the person who is operating the account of society. Example में
कि अगर मान लो कि कोई प्रिंसिपल है कॉलेज का, वो ऑथराइज्ड है बैंक के अकाउंट को हैंडल करने का, स्कूल के अकाउंट को हैंडल करने का के लिए वो ऑथराइज्ड है, और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका जो बैंक एक्स में अकाउंट है, समझ में आया? तो अब जैसे मान लो कि एक प्रिंसिपल है कॉलेज का और उसको ऑथोरिटी मिला हुआ है कि वो अपने बेसिकली ऑपरेट कर सकता है अकाउंट, कॉलेज का जो अकाउंट है वो ऑपरेट करेगा, और वो अकाउंट बैंक एक्स में मान लो, ठीक है। अब ही ऑल्सो हैज पर्सनल अकाउंट विद सेम बैंक, मतलब वही बैंक एक्स में उसका अपना खुद का भी पर्सनल अकाउंट है। अब ही सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर कोई चेक ड्रॉन हुआ एंड दैट इज इन द फेवर ऑफ द कॉलेज, तो बैंकर जो है वो इंश्योर करेगा कि रिसीव जो हुआ है पेमेंट किसी भी ट्रू ओनर से चेक से, वो कॉलेज के लिए हुआ है, ना कि उसके पर्सनल अकाउंट के लिए हुआ है। तो मतलब जो भी चेक ड्रॉ हो रहा है, देखो जैसे क्या हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट है एग्जाम्पल के लिए, तो स्टूडेंट पैसा प्रिंसिपल को देता है या कॉलेज को देता है? कॉलेज को देता है। तो अगर मान लो कि चेक ड्रॉ वो कर रहा है और उसने टू प्रिंसिपल का नाम मेंशन कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉलेज का फंड है वो किसके अकाउंट में चला जाएगा? प्रिंसिपल के अकाउंट में। तो इस टाइप के चेक को भी आपको ध्यान देना है, और ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड वगैरह आ रहा है तो प्रिंसिपल या फिर किसी पर्टिकुलर ऑथराइज्ड पर्सन के पर्सनल अकाउंट में ना जाए, वो बेसिकली उस सोसाइटी के अकाउंट में जाए। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया एवरीवन? ऑनलाइन क्लास, यस मैम। ऑफलाइन क्लास, क्लियर? ठीक है। सो ये क्लब, सोसाइटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो मैंने 5 प्रिकॉशंस बनाए हैं जो बैंक को ध्यान में रखना है। पहला, अगर शॉर्टकट में लर्न करना है तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो? द सोसाइटी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है रूल्स कॉपी ऑफ द सोसाइटी। रूल्स कॉपी का मतलब है जो भी प्रोविजन है, एमओए वगैरह आपने जो भी बनाया है उसका कॉपी आप जाके कहां दोगे? बैंक में दोगे। थर्ड है रिजोल्यूशन, अगर एक वर्ड से याद करना तो रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन हमेशा कौन पास करेगा? मैनेजिंग कमिटी, ठीक है, या फिर अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स, राइट। फोर्थ में है आपका बोरोइंग, पावर ऑफ द सोसाइटी, बोरोइंग। फिफ्थ जो है डेथ और इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन। फिफ्थ है केयर टू बी एक्सरसाइज्ड इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज इन द सेम बैंक ऑफ द सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी का अकाउंट है उसी में पर्सनल अकाउंट है। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो भी बैंक को देखने थे क्लियर हो गए? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये वैसे इंस्टीट्यूशन थे विच इज बेसिकली एस्टैब्लिश जो हुए थे कोऑपरेटिव बेसिस पे होते कि 2, 4, 7 लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने लोग की जरूरत होती है? 7 लोग होते हैं, और वो मिलकर के एक बेसिकली कोई बिजनेस को रन करे। तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया 1909 में, ठीक है। सो कोऑपरेटिव बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस एंड डीलिंग लाइक एन ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस, यानी बाकी जैसे ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस है वैसे ही उनका भी बिजनेस है। यहां पर भी सेम सारी चीजें होती है, फंड कलेक्ट होता है, लोन्स मिलते हैं, सारी चीजें बिल्कुल बैंक की तरह ही हैं, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं दे इशू शेयर्स ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी, लाइक द कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी बट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आपके कंपनीज तो इशू करते हैं शेयर, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादातर क्या होते हैं जो अनलिमिटेड लायबिलिटी से इशू करते हैं शेयर। कोऑपरेटिव बैंक में हर एक जो शेयर होल्डर होगा इन अ कोऑपरेटिव बैंक, वन शेयर होल्डर हैव ओनली वन वोटिंग राइट, यानी वन शेयर होल्डर के पास 1 वोट होगा। मतलब अगर मान लो कि मैं एक शेयर होल्डर हूं, ठीक है, और मेरे पास पर्टिकुलर एक किसी कोऑपरेटिव का 5000 शेयर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5000 शेयर तो मेरा वैल्यू वोटिंग का वैसे होगा, नहीं। एक शेयर होल्डर, अगर 50 शेयर होल्डर है तो 50 वोट। आई बात समझ में? यानी एक शेयर होल्डर के पास एक वोटिंग राइट है, ठीक है। Whatever the number of share they hold doesn't matter or that doesn't going to affect the voting right. One shareholder have
वन वोटिंग राइट। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में वोटिंग राइट अकॉर्डिंग टू जितना आपका शेयर होता है उस हिसाब से होता है ना, उतना ज्यादा राइट होता है आपका। लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सीन नहीं है, मतलब कि ये डिफरेंस एक तरीके से कंपैरिजन चल रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का और कोऑपरेटिव बैंक्स का। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं दे आर जनरली कंसर्न्ड विद द रूरल क्रेडिट फैसिलिटी, यानी रूरल एरियाज में क्या प्रोवाइड करें उनको, क्रेडिट या फिर बोल सकते हैं लोन वगैरह प्रोवाइड करे, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, एग्रीकल्चरल और रूरल एक्टिविटीज के लिए वर्क करे। लेकिन अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की बात करें तो दे आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा कंसर्न रहेंगे। और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम ही है कोऑपरेटिव, तो दे आर बेसिकली ट्राई टू कोऑपरेट विद द रूरल एरियाज में क्रेडिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चरल और ये सब एक्टिविटीज के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कोऑपरेटिव आपके बैंकिंग का इंडिया में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था इंडिया में ये कब स्टार्ट हुआ, व्हेन द रूरल क्रेडिट प्रॉब्लम वाज अराइज्ड, मतलब रूरल एरियाज में जब क्रेडिट प्रॉब्लम सबको दिखा, सबको लगा कि बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में क्रेडिट की प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हुए बेसिकली क्या आया आपका ये इसका फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में बैंक स्टार्ट होना शुरू हो गए, यानी खुलने शुरू हो गए। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है स्टार्ट हुआ है कब, बाय पासिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तुम लोगों ने कौन सा ईयर लिखा है एक्ट का? 1909। नहीं, इट्स 4, 1904, 4 लिख लेना उसको। ठीक है, सो इट वाज बेसिकली स्टार्टेड विद द पासिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1900, देखो 9 मुझे अभी भी याद है, 1904। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का, टू इनकरेज द थ्रिफ्ट एंड सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करना और यहाँ इनकरेज करना थ्रिफ्ट को, एग्रीकल्चरिस्ट के अंडर, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट को हेल्प करना, आर्टिशियंस को हेल्प करना, ये सब जो वैसे लोग जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है उन लोगों की हेल्प करना, इनका मेन क्या था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बहुत सारे जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो थे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में भी बेसिकली रिकॉग्नाइज किए गए, मतलब 1912 में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया, 1904 में, फिर 1912 में। ठीक है, अमेंडमेंट होगा। अब यहाँ पर इनका क्या काम था, वही आपका रूरल क्रेडिट और ये सारी फैसिलिटीज। अब बात करते हैं कि इनका कौन कौन सा, इसके अंडर में कौन कौन से आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो पहला लिखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, मतलब अगर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग अगर आप देखोगे तो इनका 2 तरीके का कैटेगरी था। मतलब किस तरीके से था, देखो सुन लो, पॉइंट्स लिख लिया ना, नाम लिख लिया ना, उसके अलावा सुनो कि स्ट्रक्चर क्या है कोऑपरेटिव बैंकिंग का। पहला तो है कि दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्किंग, मतलब इंडिया में काम कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड है? 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, एक है एग्रीकल्चरल और दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और आपका कुछ नॉन एग्रीकल्चरल के लिए है। तो एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इतना रहने दो। ठीक है, तो यहां पर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसको देखिए, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो इसका पूरा वो लिख लो, चार्ट बना लो, नहीं तो आगे चल के कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए सबसे लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन लिख लिया, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके अंडर में लिखो
agricultural institution and non-agricultural institution. ठीक है, सबसे ऊपर cooperative credit institution, agricultural credit institution and non-agricultural credit institution. ठीक है, उसके अंडर में लिखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि एग्रीकल्चरल में आएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन देने का जो फैसिलिटी देता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ये आ रहा है आपके एग्रीकल्चरल के अंडर में, नॉन एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चरल के अंडर में. अब आपका जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंडर में तीन चीजें आएंगी. शॉर्ट टर्म में तीन, पहला लिखो स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव. नेक्स्ट लिखो प्राइमरी एग्रीकल्चरल सर्विस, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सर्विस. ध्यान देना, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन से कुछ इसके अंडर में क्रेडिट और कुछ है नॉन एग्रीकल्चरल. अब एग्रीकल्चरल में है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. तो इस शॉर्ट टर्म में आएगा आपका स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव प्राइमरी सर्विसेज. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला में आएगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज. समझ में आया? ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का पूरा चार्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से डिवीजन हो रखा है इसमें, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में किस तरीके से पूरा डिवीजन हुआ है. समझ में आया? एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ये जो आपके कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चरल क्रेडिट का और नॉन एग्रीकल्चरल का. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या यहां तक क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास क्लियर है बेटा? चार्ट बना लिया ना सबने? ठीक, बात करते हैं एग्रीकल्चरल जो आपका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है. तो एग्रीकल्चरल को हमने शॉर्ट टर्म में भी डिवाइड कर रखा है और लॉन्ग टर्म में भी है. तो शॉर्ट टर्म जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल के जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको बेसिकली फुलफिल करता है. ठीक है, इसमें कुछ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो आपके शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर उसमें स्टेट कोऑपरेटिव है, जो हर एक ये कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे होगा. किस लेवल पे होगा? स्टेट लेवल पे होगा. बी जो है that is the at the district level there are कुछ आपका there are central cooperative bank, कुछ central cooperative bank है, लेकिन यहाँ पर central cooperative में लिखा है, ये central cooperative की जगह district level bank है. ये तो पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर आर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि स्टेट लेवल पे आपका स्टेट कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर सेंट्रल कोऑपरेटिव है. हाँ, एक्चुअल में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ. एंड द थर्ड वन इज द विलेज लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल. स्टेट लेवल में स्टेट कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैं बता दूंगी, एंड द थर्ड वन इज विलेज लेवल पे जो है वो आपका क्या है, दैट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. ठीक है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आते हैं आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक. कौन आएंगे? लैंड डेवलपमेंट बैंक. अब क्लियर हो गया? और लॉन्ग टर्म जो आपका एग्रीकल्चरल क्रेडिट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है इसमें दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल. ठीक है, एग्रीकल्चरल में दैट इज सब डिवाइडेड एज अ बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपका है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे. ठीक है, और लॉन्ग टर्म में कौन से होंगे? लैंड डेवलपमेंट बैंक. क्लियर है? अब आगे देखिए,
शॉर्ट टर्म रूरल जो आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ये भी जो 3 टायर में मैंने बताई थी आपको, कि फर्स्ट टायर में आपका है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेकेंड टायर में आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माना जा रहा है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और थर्ड टायर में है आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। और अभी लगभग बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल हैं, बट कुछ कोऑपरेटिव बैंक बंद भी हो चुके हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिसेंट कोऑपरेटिव बैंक्स फाइंड आउट करना है, होमवर्क लिख लो। रिसेंट कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्लियर इट वाज इन द 19 स्टेट, ठीक है, 19 स्टेट्स में था। अभी एक बार चेक करना पड़ेगा कितना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एससीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का क्या क्या फंक्शन है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, दे आर हाउ दे आर वर्किंग, तो ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं लिंक बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बिटवीन द कोऑपरेटिव। मतलब स्टेट जो है दैट इज अ बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज अ लिंक बिटवीन द आरबीआई एंड द कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, यानी लिंक करता है वो, और रूरल फाइनेंस में हेल्प करता है कौन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और आरबीआई से अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। They are basically balancing with the central cooperative bank, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक है और आरबीआई के बीच में एक लिंक तो क्रिएट करता ही है, साथ साथ में ये क्या करता है, फंड रिक्वायरमेंट अगर कुछ भी होता है तो इसके बारे में भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इंफॉर्मेशन देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, उन बैंक के पास कोई भी राइट या कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है कि वो खुद से लेंड कर सके मनी कहीं से भी। दे कैन नॉट लेंड मनी फ्रॉम एनी अदर बैंक विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को कोई परमिशन नहीं मिला हुआ है कि वो दे कैन बेसिकली टेक और लेंड द मनी विदाउट परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो दे फाइनेंस, जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, दे फाइनेंस एंड कंट्रोल एंड सुपरवाइज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। नाम सेंट्रल दे दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। दे फाइनेंस कंट्रोल, मतलब ये क्या करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंस भी करता है किसको, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फंड टू द प्राइमरी क्रेडिट, मतलब आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो सोसाइटी है उन तक भी ये फंड पहुंचाने का काम करता है कौन, स्टेट कोऑपरेटिव। सो दे फाइनेंस कंट्रोल एंड सुपरवाइज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड ऑल्दो दे आर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को भी वो क्या देते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका खुद का कैपिटल का सोर्स कहां से है, मतलब वो कहां से खुद पैसा लेकर आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है दे ऑब्टेन देयर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम ओन फंड्स, डिपॉजिट, बोरोइंग एंड अदर सोर्सेज, यानी जो भी पैसा उन्होंने किसी को लोन में दिया हुआ होगा, फंड या बोरो किया हुआ होगा, उनसे वो उनका कैपिटल है, काम चलता है। उसके अलावा इनके पास खुद का ओन फंड है, इंक्लूडिंग द शेयर कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, यानी खुद का भी उनका फंड है जो अलग अलग जगह पे है, और वहां से वही रिजर्व को वो यूज करते हैं अपने फंड के लिए। ठीक है, बहुत सारा मेजर जो इनका शेयर कैपिटल है दैट इज रेज्ड बाय द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू भी इनके पास फंड रहता है, और कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। अब आई बात समझ में कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास दे हैव देयर ओन फंड which is reserves in the different areas, they have that, as well as they have fund in the central cooperative bank which is working in district level, and if required they are also borrowing the amount from the state government, or state government is also providing them fund. ठीक है, और इनका जो मेन सोर्स है वो आता है आपके डिपॉजिट से। कहां से आता है इनके पास जो मेन सोर्स है इनका, डिपॉजिट से। डिपॉजिट समझते हो, जो कस्टमर डिपॉजिट करते हैं, तो मेन सोर्स ऑफ डिपॉजिट इज आल्सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेन सोर्स है। एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास भी वही है, दैट इज कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल और लोकल बॉडीज हुज अकाउंट इज देयर एंड दे आर डिपॉजिटिंग द मनी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो और somehow sometime the Reserve Bank of India and the state government are also providing the fund to the state cooperative bank. कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का क्या रोल है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक तरीके से एपेक्स बैंक है। ठीक है, जो बाकी दोनों अदर टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है उनको वो
क्या करता है, कंट्रोल करता है, फाइनेंस करता है, और वो एक लिंक भी बनाता है किसके बीच में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और आपका आरबीआई के बीच में। और सेंट्रल जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है, दे डोंट हैव राइट टू लेंड द मनी और बोरो द मनी विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। एंड फॉर द फंड, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनके पास फंड कहां से आता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, एंड मेजर फंड उनका होता है डिपॉजिट्स के थ्रू। क्लियर हो गया? हाँ, कस्टमर, लोकल बॉडीज का जो भी डिपॉजिट है। अब आते हैं, बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस का, कि लोन्स एंड एडवांसेस का क्या सीन है। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे आर मेनली इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू द अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दूसरे कोऑपरेटिव बैंक को भी लोन और एडवांसेस देता है, ठीक है। और मोर देन 98% ऑफ द लोन्स आर ग्रांटेड टू द अदर सोसाइटीज, यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बने हैं, पता है ना, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सारे भी चीजें होती हैं जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो इनको ये लोन देने का लोन देता है। 98% जो लोन ग्रांट होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो दूसरे सोसाइटीज के लिए होता है, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी होता है, ठीक है। और कई बार और बहुत सारे लोन जो है इनका एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी होता है। क्लियर है? तो 1950 to 51 में तो बैंक जो था स्टेट कोऑपरेटिव 15 था, ठीक है। 1960-61 में 21 हो गया, 1991 to 92 तक ये 28 था। अभी इसका रिसेंट देखना पड़ेगा। यस अभिषेक बोलो।